पूछ सकते हैं प्लीज। 28 में किसी को मसला है तो बताएं। मई जून 21/11 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। बड़ा आसान पेपर है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन 28 में कोई प्रॉब्लम है तो ये बताएं, तब हम आगे चलें। ओके है? जी सर। चलेंगे 29 में देखते हैं। जॉर्ज प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। His liquid assets ratio was 1.2:1. What was his bank overdraft? यानी बैंक ओवरड्राफ्ट उसका क्या होगा? तो बेटा लिक्विड एसेट्स रेशियो हमारी क्या होती है, आपको इस बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला मैं लिखने लगा हूँ। बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में पूछ रहे हैं, तो लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री divided by current liabilities लिक्विड रेशियो कितनी है बेटा? वो हमें उसने दी हुई है 1.2/1 इक्वल टू करंट एसेट्स पे टोटल कर लेते हैं। इन्वेंट्री है बेटा 12,000 की प्लस 18,000 ट्रेड रिसीवेबल है, वो भी दोनों, बस दैट्स इट, दैट इज 30,000। एक बच्चे ने मुझसे यहाँ सवाल किया कि सर आप अकेला भी तो लिख सकते हैं ना, आप मतलब आप सिर्फ खाली जो है वो भी लिख सकते हैं। 30,000 के साथ आप इन्वेंट्री ना लिखें, 18,000 लिख लें, कर सकते हैं ऐसे भी। करंट लायबिलिटीज हमारी निकल आएंगी, हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये 1.2/1, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं पता ना हमें, करंट लायबिलिटीज नहीं पता। 30,000 माइनस ये आपका आ जाएगा 18,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, तो 18,000 डिवाइडेड बाय 1.2, तो 15,000 आपकी आ जाएंगी करंट लायबिलिटीज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चिली पाई से। आपने बच्चों में ये पढ़ा भी होगा। 15,000 आपका करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी, या 15,000 करंट लायबिलिटीज हैं और उसमें से ट्रेड पेबल्स आप पे कितने हैं? 8,000। तो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट कितना होगा? 15,000 टोटल करंट लायबिलिटीज है माइनस 8,000 ट्रेड पेबल्स माइनस कर देंगे, तो 7,000 इज गोइंग टू बी योर बैंक ओवरड्राफ्ट। ये आंसर है इसका, यानी इसका ए आंसर हमारा बनेगा। तो ए इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जी, इसमें समझ आ गई आपको? मेरा नहीं ख्याल की प्रॉब्लम होगी, आसान है, बिल्कुल इजी है। देखते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। वो है जी आपका, अ ट्रेडर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। रेवेन्यू दिया हुआ है 3600 का, ओपनिंग परचेजेस क्लोजिंग दी हुई जीपी दिया हुआ है। इट वाज फाउंड दैट द क्लोजिंग इन्वेंटरी शुड हैव बीन 400। व्हाट वाज द करेक्ट रेट ऑफ इन्वेंटरी टर्नओवर? इन्वेंटरी टर्नओवर सही निकालनी है। क्लोजिंग इन्वेंटरी बेटा अगर 400 होती है तो आपका जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो कितनी आ जाएगी? देखिए, क्लोजिंग इन्वेंटरी का फॉर्मूला होता है हमारा इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का, सॉरी, फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी कितनी आ जाएगी? 2700 माइनस 400, 300 कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। और एवरेज इन्वेंटरी कितनी आएगी? 100 प्लस 300 नहीं, प्लस 400 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज गोइंग टू बिकम 250। क्योंकि 300 को आप 250 से डिवाइड कर देंगे, you will get your inventory turnover ratio 300 divided by 250, 9.2 times 9.2 times is going to be the answer of this question. 9.2 times C is the answer. इसका आंसर हमारा क्या होगा? C इसका आंसर है। 9.2 टाइम्स हमारी बनेगी इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप बताएं, आपको समझ नहीं आई? मेरे ख्याल में तो इजी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, आसान है। इसी तरह आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट पे हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं अगले पार्ट में। द करंट रेशियो ऑफ x इज 2:1, द करंट रेशियो ऑफ y इज 1.3:1। डेफिनेटली बात है, पता चल रहा है कि x की जो करंट रेशियो है वो y की करंट रेशियो से ज्यादा है। बेहतर भी है, ज्यादा भी है।
ठीक है ना, मतलब वो ज्यादा कॉम्पैक्ट है। व्हाट डज द कंपैरिजन ऑफ दीज रेशियो शो? रेशियो शो करती है कि आपकी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी नहीं है, किसकी बना, x has fewer liabilities than y, that can be true, तभी रेशियो ज्यादा है। x has more liquidity than y, हाँ ये भी सही है, x has more liquidity than y, y has fewer current assets than x, y के पास current assets जो है वो कम है, ठीक है, और y has more inventory than x, या y के पास जो इन्वेंट्री है वो जो है वो ज्यादा है। बेटा y के पास अगर इन्वेंट्री ज्यादा होगी तो y की करंट रेशियो ज्यादा आनी चाहिए, जबकि उसकी करंट रेशियो क्या आ रही है, कम आ रही है। y has fewer current assets than x, y के करंट एसेट्स जो है वो x के करंट एसेट्स से कम है, ये बात सही है, ठीक है जी। और x has fewer liabilities than y, ये भी x के पास लाइबिलिटीज कम है तभी रेशियो ज्यादा आ रही है, ये भी बात सही, लेकिन असल बात लिक्विडिटी है। व्हाट डज अ कंपैरिजन ऑफ दीज रेशियोज शो? कंपैरिजन ऑफ दीज रेशियो को शो क्या करती है, x has more liquidity than y, x की लिक्विडिटी पोजीशन ज्यादा बेहतर है, वरना तो आंसर ए और सी भी हो सकते हैं, आंसर ए और सी भी सही है, लेकिन वो आंसर जो इन रेशियो को देखकर पता चल रहा है आपको, वो बेसिकली क्या है कि x की जो लिक्विडिटी है वो y से ज्यादा है, x has more liquidity than y, that is going to be the correct answer. रेशियो बेसिकली जनरल रेशियो बताती क्या है, आपको पता होना चाहिए। करंट रेशियो बेसिकली टेल्स अबाउट द लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस, it is tells the ability of the business to pay back its current obligations. Which external parties would be interested in the financial statement of a trader? A bank manager considering a request by the trader for a loan, a trade union seeking a wage increase for the employee, the business manager making decisions about how to increase profits, the trader deciding if drawings could be increased. मेरा ख्याल है 1, 3 और 4 इसका आंसर है, so 1, 3 and 4 is going to be the correct answer of 32. External parties कौन सी हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है वो इंटरेस्टेड होती हैं? एक बैंक मैनेजर है बेटा, एक आपका बिजनेस बैंक मैनेजर तो खैर हो सकता है लोन के लिए, बिजनेस मैनेजर जो है वो अपना बिजनेस मैनेजर है जो डिसीजन लेना चाहता है बिजनेस की परफॉर्मेंस के हिसाब से, और ट्रेडर खुद भी देखता है कि अगर वो बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा होता है तो कितनी ड्राइंग बढ़ा सकता है। ट्रेड यूनियन का इससे कोई ताल्लुक है सच नहीं होता, ट्रेड यूनियन जो है वो शामिल इसमें नहीं होती। तो 1, 3 and 4 इसका आंसर है 32 का, ए इज द राइट आंसर, ठीक है जी। बैंक मैनेजर क्या कहेगा, भाई हम लोन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, प्रॉफिट इंक्रीज करना बिजनेस मैनेजर का काम है, और ड्राइंग्स को देखना भी ट्रेडर की अपनी मर्जी में आता है। सबीना runs this retail business, she plans to close her business in a few weeks time, how should her fixture and fittings be valued in the statement of financial condition? वो few weeks time में अपना बिजनेस खत्म करना चाह रही है, फिक्सर एंड फिटिंग किस वैल्यू पे लिखेंगे हम, कोई भी बताना चाहे बता सकता है, बताएं। बिकॉज़ इससे कॉमन सेंस इसलिए मुझे आपसे पूछना पड़ा। सर बुक वैल्यू गलत है, assets are always recorded at their original cost price, the price at which they are purchased for the first time. Even depreciation के बारे में हमने लिखा था कि डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट करते हैं तो इसलिए कैलकुलेट नहीं करते कि हम बैलेंस शीट को बुक वैल्यू पे शो करना चाहते हैं, नहीं, बैलेंस शीट को बुक वैल्यू पे शो नहीं करते हम पहले कॉस्ट शो करते हैं, फिर डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, फिर बुक वैल्यू लिखते हैं, ठीक है जी। ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है जी, क्योंकि बिजनेस को प्लान कर रही है फ्यू वीक्स टाइम में बेचने का, उससे भी कोई ताल्लुक नहीं है, हम बिजनेस को गोइंग कंसर्न के तौर पे लेते हैं, और बैलेंस शीट में हमेशा फिक्सर एंड फिटिंग को हम नॉन करंट एसेट्स आर ऑलवेज रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। व्हाई शुड ए ट्रेडर मैच हिज कॉस्ट फॉर ए फाइनेंशियल ईयर विद द रेवेन्यू फॉर द सेम पीरियड? कोई भी ट्रेडर अपनी बिजनेस को रेवेन्यू को मैच क्यों करता है? करेक्ट फिगर फाइंड करने के लिए, किसकी प्रॉफिट की, टू काउंट फॉर ऑल लायबिलिटीज, टू काउंट फॉर मनी दैट हैव बीन पेड इन एडवांस, टू मेक श्योर आउटस्टैंडिंग इनकम इज इंक्लूडेड, टू शो द करेक्ट प्रॉफिट फिगर, टू शो द करेक्ट प्रॉफिट फिगर। मैचिंग प्रिंसिपल अप्लाई हम करते हैं so that income statement is prepared by matching the revenue of a current year with the income expenses of the same period to show the correct profit figure. Which international accounting objective are described by the following statements? Information is financial statement must be free from material error and bias. ठीक है जी, तो material error और bias यानी इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, यानी वो reliable होनी चाहिए. Users must be able to identify differences and similarities between information in different financial statements.
ठीक है जी। तो उसकी क्या होना चाहिए, कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है जी। तो इसका क्या है जी, रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी, बी इज द आंसर। क्योंकि जो स्टेटमेंट 1 है वो किसकी बात करती है, वो बात करती है कि इंफॉर्मेशन फ्री फ्रॉम एरर एंड बायस होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, दैट बिकम्स रिलायबिलिटी। और यूजर्स आइडेंटिफाई कर सकें डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज को कंपेयर कर सकें। तो ये कौन सा है, कंपेरेबिलिटी है। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब है कि यूजर्स मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन, मस्ट बी एबल टू सीक इंफॉर्मेशन करेक्टली फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, उसे कहते हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी। रिलायबिलिटी और कंपेरेबिलिटी जो है इसका आंसर बनता है। तो ये मैंने आपको पूरा पेपर जो है वो सॉल्व इसका करवा दिया है, मई जून 21/11 का। मैंने 2 पेपर आपको सॉल्व करने को कहा था और उसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि प्रॉब्लम्स हैं तो वो मुझसे आप शेयर करें ताकि हम उसको मजीद देख सकें कि जो प्रॉब्लम उसके अंदर आपको आ रही है पेपर सॉल्व करने में। कल भी हम पूरा पेपर सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह ताला होपफुली फ्राइडे सैटरडे संडे को हम 2-2 क्लासें करेंगे, 2-2 पेपर सॉल्व करेंगे। फ्राइडे सैटरडे संडे को डबल क्लासेस हम करेंगे इंशाल्लाह, ताकि और आपकी प्रैक्टिस बेहतर से बेहतर जो है वो हो सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पेपर सॉल्व करा दूं, घर में आप ना करें, घर में आपके लिए करना जरूरी है। तो अब एमसीक्यू सिर्फ स्टार्ट करें आप करना, ताकि आपकी वो प्रैक्टिस जो है वो अच्छी हो सके। थैंक यू वेरी मच। कुछ बच्चों का पेपर भी है, मेरे ख्याल पेपर नहीं जाके फिलहाल।